औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो जो है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जो एमए पाक स्टडी करनी है, पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, BZU मुल्तान या फिर जो पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी या फिर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से ताल्लुक़ रखती हैं। तकरीबन पाकिस्तान के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सेम सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जस्ट डिफरेंस आ जाता है पेपर के पैटर्न का। तो इसमें जो है आज का जो हमारा पेपर है वो पाकिस्तान में आबादी के मसाइल पे मुश्तमिल है, जिसको इंग्लिश में जो है द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान का नाम दिया जाता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की जो मार्किंग पॉलिसी है, पासिंग पॉलिसी है और पेपर का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि इस पेपर के अंदर आप लोगों को 2 पार्ट दिए जाती हैं। पहला पार्ट आप लोगों का कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है, हिस्सा मारूजी होता है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा जो आप लोगों के पास सब्जेक्टिव पार्ट होता है, इंशाइया हिस्सा होता है। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें टोटल आप लोगों को 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं और हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर पर मुश्तमिल होता है। 10 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20 मार्क्स आ जाते हैं, यानी 10 शॉर्ट क्वेश्चन के जो है हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद बात आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चन की। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है टोटल 6 दिए जाती हैं आप लोगों को। अब 6 में से आप लोगों ने अटैम्प्ट कितना करनी होती हैं? 4। तो हर क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है। इस तरह से आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स बन जाते हैं 80 और 20 आप लोगों के हो गए शॉर्ट के। टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स के। क्लियर हो गया? अब बात ये आ जाती है कि इसमें पासिंग मार्क्स कितने आने चाहिए। तो 40% अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 100 में से, यानी अगर 100 में से आप लोग 40 नंबर हासिल कर लेते हैं तो फिर आपका पेपर पास हो जाता है। और अगर 40 से कम नंबर आ गए, 39 आ गए, 38 आ गए, तो फिर आप उस पेपर में रह जाती हैं। अब इसके अलावा आप लोग पार्ट 1 के पेपर दे रही हैं या पार्ट 2 के पेपर दे रही हैं या फिर कंपोजिट पेपर दे रही हैं, तो इसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की पॉलिसी है वो क्या है? वो कहती है जी अगर आपके मजमूई तौर पे कुल नंबर जो हैं 45% आ जाते हैं तो आप पास होंगे, और अगर 45% से नंबर कम आ जाते हैं, चाहे वो 44 आ जाते हैं, 33 आ जाते हैं, एनीवन, यानी 45% से कम नंबर आते हैं तो इस सूरत में आप फेल हो जाते हैं, एज होल हो जाते हैं या उस पेपर में रह जाते हैं। तो ये जो है इसकी पॉलिसी है। पेपर का पैटर्न भी आप लोगों को बता दिया, इसके साथ जो है पेपर की मार्किंग का यानी आप लोगों को यानी यहाँ पे बता दिया कि कितने नंबर आप लोगों के होने चाहिए और कितने नंबर वाला जो है पास होगा। चलिए जी चलते हैं, आज का जो हमारा पेपर है उसे देख लेते हैं कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पेपर है हमारे पास एमए पाक स्टडी साल 2 है, 14वां पेपर है जी, ऑप्शनल पेपर है ये। पाकिस्तान में आबादी के मसाइल, द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, सालाना पेपर 2022 का ये पेपर है जी। इसमें पहला जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है देख लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पूछा है जी। पहला क्वेश्चन है इसमें, वो कहता है डिफाइन सेंसस, क्या बताना है? मर्दमशुमारी की तारीफ बताएं। द कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट द नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री एंड अबाउट देम इज कॉल्ड सेंसस। क्या कहना चाह रहा है? द कलेक्शन ऑफ डेटा यानी मजमुआ, कलेक्शन मजमुआ किस चीज का? डेटे का, जो मवाद है। अबाउट द नंबर ऑफ पीपल
कि लोगों की जो तादाद है किसमें, इन अ कंट्री, एक मुल्क के अंदर, एंड अबाउट देम, और उनके मुतालिक जो मालूमात है, जब इस सारी को हम इकट्ठा कर लेते हैं, इस कॉल्ड सेंसस, क्या कहलाता है, ये जो है मर्दमशुमारी कहलाती है। इट इज फ्रॉम दिस दैट ऑल काइंड्स ऑफ पॉलिसीज आर फार्मूलेटेड, इससे ही हर किस्म की पॉलिसियाँ मुरतब की जाती हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट, यानी मुल्क में लोगों की तादाद और उनके बारे में मवाद इकट्ठा करना मर्दमशुमारी कहलाता है। इससे ही हर किस्म की पॉलिसियाँ तरतीब दी जाती हैं। अब इसमें लोगों की तादाद वाली तो समझ आ गई है, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल की तो समझ आ गई, लेकिन अबाउट देम इसकी नहीं समझ आई कि उनके बारे में कौन सा ऐसा मवाद है जो इकट्ठा करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, उनके बारे में तहकीक, कौन सी तहकीक, कि भाई एक कंट्री के अंदर जो है कुल कितने लोग रहते हैं, जिनमें कुल बच्चे कितने हैं, 18 साल से कम कितने हैं, 18 साल से ऊपर कितने हैं, कितने शादीशुदा हैं, कितने गैर शादीशुदा हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने नौजवान हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, उनकी तालीम क्या है, उनका पेशा क्या है। यानी इस तरह का जो मवाद इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद फिर जो है उन चीज़ों को सामने रख के, उस डेटे को सामने रख के फिर जो है गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बनाती है। कैसी पॉलिसियाँ बनाती है? फॉर एग्जाम्पल, कि आने वाले दौर में कितने कॉलेज हमें नए बनाना पड़ेंगे, कितने स्कूल्स रिक्वायर होंगे, कितने हॉस्पिटल्स चाहिए होंगे। तो इस तरह की जो है मुख्तलिफ जो है पॉलिसियाँ जो है वो गवर्नमेंट तरतीब देती है। तो मुझे उम्मीद है कि मर्दमशुमारी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या कहना चाहते हैं कि इंसानी वसाइल से क्या मुराद है? ह्यूमन रिसोर्सेज इज द कलेक्शन ऑफ पीपल। क्या कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज इज द कलेक्शन ऑफ पीपल। इंसानी वसाइल उन लोगों का मजमूआ है। किन लोगों का? हु मेकअप, जो बनते हैं या बनाते हैं, द वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो है बस बिजनेस सेक्टर्स, या फिर इंडस्ट्री या इकोनॉमी। यानी इंसानी वसाइल उन लोगों का मजमूआ है जो किसी तंजीम में या फिर कारोबारी शोबे में सनत या मईशत की अफरादी कुव्वत की तश्कील करता है, उन्हें शक्ल देता है। नॉलेजेबल एंड स्किल्ड पीपल आर ह्यूमन कैपिटल। जो अहले इल्म वाले लोग हैं और हुनरमंद अफराद हैं वो इंसानी सरमाया होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो है सिंपल वर्डिंग के अंदर अगर मैं इसकी एग्जांपल्स दूं तो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर जो है उन लोगों का मजमूआ वो कहते हैं जो किसी तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन, कारोबारी शोबे, सनत या मईशत के अफरादी कुव्वत की तश्कील करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कहता हूँ प्लम्बर है, फार्मर, टीचर, प्रोफेसर, मुफ्ती, आलिम दीन, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, ये सब कौन है? ये सब के सब जो है ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ये सब दूसरों को फायदा देती हैं। और कारोबार के अंदर अगर हम लोग मद्देनजर रख लेते हैं, इसी तरह जो है हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक किसान को लेता हूँ, तो किसान को देखें कि वो जस्ट अपने लिए फसल नहीं उगाता, अपने लिए सिर्फ काश्तकारी नहीं करता। अगर उसे सिर्फ अपना पेट पालना हो, अपने घर वालों का पेट पालना हो, तो उसे 1 एकड़ जो है उस पर गंदम काफ़ी है। लेकिन वो एक मुरब्बा या 10 एकड़ जो है उसमें गंदम बो रहा है, चावल काश्त कर रहा है, यानी दूसरे लोगों की खातिर, दूसरे लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जो है सनत या मईशत को ले लेता हूँ, तो सो सिंपल, एक फैक्ट्री को आप लोग मद्देनज़र रख लें, टेक्सटाइल वाली साइड पे आप लोग चले जाएं, जूते वाली साइड पे आप चले जाएं। एक फैक्ट्री का मालिक है, उसे 1 जूते की ज़रूरत है या 2 जोड़ी जूते की ज़रूरत है, तो वो जो लाखों की तादाद में बना रहा है वो किसके लिए?
यानी वो इंसानी वसाइल है, वो भी उसने जो सनत खड़ी की, अब उसमें कितने लोगों को जो है जॉब मिलेगी। एक नई फैक्ट्री बनाएगा तो उसमें कितने लोगों का जो है रोजगार होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ह्यूमन रिसोर्सेज भी सिंपली लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, यहां पे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम क्या है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। एन इकोसिस्टम अ जियोग्राफिकल एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म along with climate and life on earth work together is called an ecosystem। क्या कहना चाहता है, एक माहौलियाती निज़ाम, एक जुग्राफियाई इलाके जहाँ पौधे, जानवर और दीगर जानदारों के साथ साथ मौसम और ज़मीन पर जिंदगी कायम करने के लिए ये सब मिलकर काम करते हैं, वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अब इसमें अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल ले लूँ, वाटर है, पानी, रॉक्स, चट्टाने, सॉइल, मट्टी, सैंड, रेत, फॉरेस्ट। अब ये सारी चीज़ें आप लोग अगर मद्देनजर रखते हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये इकोसिस्टम की बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, इसके अंदर जो है उसने क्या पूछा, वो कहता है जी व्हाट इज अर्बनाइजेशन, कि ये बताएं यहाँ पे कि शहरकारी से क्या मुराद है, शहरकारी क्या होती है। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन एरियाज ड्यू टू विच पॉपुलेशन बर्डन इंक्रीजेज इन सिटीज, के इलाकों में बसने वाली आबादी का शहरी इलाकों की तरफ मुंतकिल होना। शहरी इलाकों में मुंतकिल होने का जो अमल है इसको क्या बोला जाएगा, शहरकारी बोला जाएगा। जिसकी वजह से क्या होता है, शहरों में आबादी का बोझ बढ़ जाता है, शहरों में आबादी बढ़ जाती है। द न्यू सिटी कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन, नया शहर बसाना, नया शहर जाके आबाद करना, तो ये सारी की सारी जो है किस में आ जाती है, शहरकारी के ज़मन में आ जाता है, शहरकारी की तारीफ में आ जाती है। अब अगर हम यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी सियोल। अब सियोल क्या है, ये एक शहर का नाम है। किस शहर का नाम है, वो कहते हैं जी किस मुल्क का शहर है ये, सियोल इन साउथ कोरिया इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बनाइजेशन, कि सियोल जो है साउथ कोरिया की जो है अर्बनाइजेशन का, शहरकारी की एक बेहतरीन मिसाल है। कॉज ऑफ क्या, इन 1950 1.4 मिलियन पीपल लिव्ड इन दिस सिटी, क्या था कि 1950 में जो है 1.4 मिलियन लोग जो है इस शहर में रहते थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, बाय 1990 दैट नंबर रोज टू ओवर 10 मिलियन। 1990 में जो है इसकी आबादी कहां तक जा पहुंची, 10 मिलियन तक जा पहुंची। तो ये क्या है, ये शहरकारी है, एक नया शहर आबाद हो गया। सेम अब हम लोग जो है पाकिस्तान को मद्देनजर रख लेते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर देखें डियर स्टूडेंट्स, कराची पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा शहर है। अगर हम 1980 में जाते हैं, 1980 में जाते हैं, तो उस टाइम की जो आबादी थी उसमें 5 मिलियन के करीब थी। अब इसके बाद जब हम ओवरव्यू लेते हैं, सन 2022 में जाते हैं, 2022 के अंदर जाते हैं, तो जब हम उसकी आबादी को देखते हैं तो तकरीबन को 17 मिलियन से क्रॉस हो चुकी है। ये सब के सब क्या हैं, ये अर्बनाइजेशन की बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या कहते हैं कि आबादी की गुंजाइश की वजाहत करें। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर है पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ कंट्री रेफर्स टू हाउ मेनी पीपल लिव इन 1 स्क्वायर माइल or square kilometer of that country. It is called population density. क्या कहना चाहता है
कि किसी मुल्क में आबादी की गुंजानी से मुराद उस मुल्क के एक मुरब्बा मील या मुरब्बा किलोमीटर में कितने लोग रिहायश पजीर हैं, आबादी की गुंजानी कहलाती है। यहां पे डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल से पहले एक बात आप लोगों से क्लियर करता चलूं कि इसके अंदर जो है वर्ड आया है 1 स्क्वायर माइल और स्क्वायर किलोमीटर। क्या मतलब है इसका? एक मुरब्बा मील। एक मुरब्बा जो है 25 एकड़ पे मुश्तमिल होता है और 25 एकड़ जो हैं 50 बीघे के इक्वल होती हैं। इट्स मीन कि जो एक मुरब्बा है वो 25 एकड़ पे मुश्तमिल है, तो उसमें कितने लोग जो है आबाद होते थे। फॉर एग्जाम्पल की तरफ चलें, अकॉर्डिंग टू द 1998 सेंसस इन पाकिस्तान में 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक देयर आर 164 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। के पाकिस्तान में जो है 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक 164 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर में आबाद थे। यानी उन 50 बीघों के अंदर, उन 25 एकड़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 164 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर। तो इसको जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कहा गया है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन, व्हाट इज सीजनल माइग्रेशन? के मौसमी नकल मकानी क्या है? आंसर है हमारे पास, व्हेन अ पर्सन चेंज हिज रेजिडेंस ड्यू टू वेदर, इट इज कॉल्ड सीजनल माइग्रेशन। क्या कहते हैं? व्हेन, जब अ पर्सन चेंज हिज रेजिडेंस रिहाइश ड्यू टू द वेदर, जब इंसान जो है, एक शख्स जो है अपनी रिहाइश किस वजह से तब्दील करता है? ड्यू टू वेदर, मौसम की वजह से तब्दील करता है। इट इज कॉल्ड सीजनल माइग्रेशन। तो ये जो है मौसमी नकल मकानी कहलाती है। द विंटर सीजन इज सीवियर इन द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों में सर्दियों का मौसम शदीद किस्म का होता है। व्हेन इट स्नोज, जब वहां बर्फबारी पड़ती है, पीपल कम्स डाउन फ्रॉम द माउंटेन इन विंटर एंड स्टे देयर। तो लोग क्या करती हैं, जब बर्फबारी पड़ती है तो लोग जो पहाड़ों की चोटियों पर रह रही होती है, पहाड़ों पे कयाम पजीर होती हैं, तो पहाड़ों से नीचे उतर आती हैं और पहाड़ों से नीचे आके जो है वहां पे रहना शुरू कर देती हैं, वहां पे स्टे करती हैं, वहां पे कयाम करती हैं। तो इसको जो है मौसमी नकल मकानी कहा गया है। सेम एज इट, अगर यहाँ पे जो एक सिंपल सी मिसाल ले लें कि बर्फबारी वाले इलाकों के लोग जो है कोशिश करते हैं कि जब बर्फबारी का मौसम आता है तो उस दौरानिया में जो है वो मैदानी इलाकों का रुख करते हैं। जैसे कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं तो उनका गुजारा जो है, गुजर बसर जो है ज़्यादातर जानवरों पे है, भेड़ बकरियां वगैरह पाल के गुजारा करना। चूँकि जब बर्फबारी शुरू होती है तो वहाँ पे जो है चारा अवेल नहीं होता, वो क्या करते हैं, मैदानी इलाकों की तरफ जो है रुख करते हैं। तो सो सिंपल सी यानी यहाँ पे मिसाल है। पंजाब के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गर्मी में जून जुलाई के अंदर क्या करते हैं, ठंडे इलाकों की तरफ जो है सफ़र करते हैं, ठंडे इलाकों की तरफ जो है मुंतकिल होते हैं। तो ये नॉर्मल सी जो है एक मिसाल है इसकी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, इसी में जो है शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है गिव 2 काजेस ऑफ एक्सटर्नल माइग्रेशन, के बैरूनी नकल मकानी के 2 असबाब बताएं। अब यहां पे पहले मैं इंटरनल की बात करूंगा, फिर मैं एक्सटर्नल की बात करूंगा। इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है? इंटरनल है यानी अंदरूनी तौर पे, एक्सटर्नल है बैरूनी तौर पे। अगर मैं कहूं विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर क्या है जी, द सिविरिटी ऑफ द वेदर, मौसम की शिद्दत। जैसे कि अभी ऊपर एक क्वेश्चन हम लोगों ने सीजनल माइग्रेशन का रीड किया, मौसम की चेंज हुई, सर्दियों का मौसम आया, लोगों ने अपना जो वो इलाका था उधर से
हिजरत की, यानी वहाँ से माइग्रेशन की, वहाँ से जो है उस इलाके को अल्लाह हाफिज़ किया और कुछ अर्सा के लिए मैदानी इलाकों में चले गए। तो ये क्या है, ये मौसम की शिद्दत है। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, लेक और एब्सेंस ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, के ज़रूरियाती ज़िंदगी का कम होना या ना होना। जैसे कि एक मुल्क के अंदर रहते हुए अगर एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे देहातों के लोग शहरों की तरफ रुख करते हैं। क्यों करते हैं? उसकी रीज़न क्या है कि उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है, उनका जो गुजारा है देहात वाली साइड पे, वो पूरा नहीं हो पाता, सही नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि शहरों के अंदर उन्हें ट्रांसपोर्ट मिलती है, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, हॉस्पिटल्स मिलते हैं, उनके बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छा म्यार मिलता है, उन्हें रोज़गार मिलता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सेम एज इट, अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल माइग्रेशन में एक और पॉइंट ऐड करूँ तो हमारे पाकिस्तानी हजरात को आप लोग मद्देनज़र रखें, जो रोज़गार की खातिर पाकिस्तान को छोड़ के अब्रॉड कंट्री की तरफ जो रुख करती हैं। हमारे पाकिस्तानी बहन भाई आप लोग देखती हैं, कोई इंडोनेशिया है, कोई मलेशिया है, कोई सऊदी अरब है। तो जस्ट ये क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को जब हम लोग मद्देनज़र रखते हैं तो ज़रूरियाती ज़िंदगी का कम होना या ना होना है। तो ये रियलिटी है जी इसमें। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है, वो कहता है जी व्हाट इज़ अ कॉरपोरेशन, कि कॉरपोरेशन जो है क्या है। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, बकौल हर्बर्ट के, अ कॉरपोरेशन इज अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली owned entities whose purpose is to look after and conduct business for the public welfare and benefit and to be accountable to the public. It is brought into existence under a special law. क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि कारपोरेशन जो है उन अवामी मलकियतों का मजमुआ होती है जिनका मकसद अवामी बहबूद, फलाह बहबूद और मुनफ़ात यानी नफ़ा के लिए तिजारत का इंतज़ार करना और हिसाब रखना और अवाम के सामने जवाबदेह होना। ये ख़ास कानून के तहत जो वजूद में लाई जाती है। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल अमेज़ॉन है। अब इसमें देखें, ये जो अमेज़ॉन है कारपोरेशन है, इसमें अवाम की जो है मलकियत जमा होती है, अवाम का पैसा इसमें जमा होता है, स्टोर्स बनाए जाती हैं, ऑनलाइन जनाब कहा जाता है। तो ये सारा क्या है, ये अवाम की मलकियत है, अवाम की खातिर ये जो है फलाह बहबूद का काम किया जाता है। आपने ऑर्डर दिया जनाब, आपका ऑर्डर जो है आपके टाइम पे जो है आपको मिल रहा है, आप जब उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नफ़ा मिल रहा है। अब इसी तरह से जो है फिर उसमें आप लोग हिसाब किताब करती हैं और जो कंपनी है वो अवाम के सामने उसको जवाब दे रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होगी अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तो ये सब के सब क्या हैं, ये जो है कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज फ्यूडल कल्चर, कि फ्यूडल कल्चर क्या है। ऑन लार्ज लैंड्स एंड डोमिनेटिंग एवरी agricultural sector of the country by force and influencing politics and considering oneself as the owner is called feudal culture। कि बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक होना, जागीरों के मालिक होना और ताकत से मुल्क के हर शोबा पर, चाहे वो काश्तकारी है, चाहे वो सनत है, चाहे वो तिजारत है, खा कोई भी शोबा है, उन सब पे हावी हो जाना और सियासत पर असरअंदाज होना और ख़ुद को ही मालिक तस्वर करना फ्यूडल कल्चर कहलाता है। लाइक एस, अगर हम कुछ अर्सा पीछे जाते हैं, कुछ सेंचुरियाँ पीछे जाते हैं, मौलिया ख़ानदान की सल्तनत को देखते हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही, तो फ्यूडल कल्चर की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर हम सऊदी अरब को मद्देनज़र रख लेते हैं, एक बादशाह के निज़ाम को हम लोग मद्देनज़र रख लेते हैं, शाह फैसल से पिछली लड़ी को हम लोग मद्देनज़र रखते हैं, तो ये फ्यूडल कल्चर की एक बेस्ट एग्जांपल है। अब अगर हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का जिक्र ना करें तो
ये नाइंसाफ़ी होगी। फ्यूडल कल्चर की पाकिस्तान में सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग ये देख सकते हैं कि पिछले जब से पाकिस्तान बना अब तक जो है, यानी एटलीस्ट कोई 75 से 80 सालों के अंदर जो है आप लोगों को निज़ाम मिलता है यहाँ पे कि दादा सीट संभालता है तो आगे उसका बेटा सीट संभालता है, और उसके बाद जो है फिर आगे उसका बेटा सीट संभालता है। तो यानी ये जो है एक सिलसिला हमारे पाकिस्तान के अंदर चला आ रहा है। अगर आप लोग डेरा गाजी खान या इस साइड पे जाके देखते हैं वडेरा निज़ाम है, आप लोग सिंध वाली साइड पे जाते हैं वडेरा निज़ाम है, और इलाहाबाद अगर आप लोग पॉलिटिक्स वाली साइड पे जाते हैं तो जनाब आला जिनकी बड़ी बड़ी जायदादें हैं, प्रॉपर्टी हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, वो भी उनको प्रोटोकॉल दे रही होती हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये फ्यूडल कल्चर की जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन नेशनल हेरिटेज। क्या कहना चाहते हैं कि कौमी विरसा की वजाहत कर दे। द ग्रेट लिटरेचर, आर्किटेक्चर, सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ द पास्ट आर द नेशनल हेरिटेज ऑफ एनी नेशन। देखिए जी वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, द ग्रेट लिटरेचर, माजी का जो है अजीम अदब, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, तामीरात, सिविलाइजेशन, तहजीब एंड कल्चर और सकाफत ऑफ द पास्ट, जो पीछे गुजर गया, माजी का है, आर द नेशनल हेरिटेज, कौमी विरसा है, ऑफ एनी नेशन, किसी भी कौम का। नेशनल हेरिटेज इज द सर्वाइवल ऑफ द नेशन, कौमी विरसा ही कौम की बका होता है। यानी माजी का जो अजीम अदब है, लिटरेचर है, लाइक एज पाकिस्तान के अंदर आप लोग उर्दू अदब को मद्देनजर रख लें जो कि सरकारी जबान भी है, तो ये कौमी विरसा है। इसी तरह आप लोग जो है मजहब को मजहब है, यानी हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो बुनियाद है किस पे रखी गई, इस्लाम के नज़रिए पे रखी गई, तो ये तहजीब है। सेम एज इट अगर मैं यहाँ पे तामीरात की बात करूँ तो लाहौर की तरफ अगर आप लोग मूव होते हैं, बादशाही मस्जिद को देखें, सेम एज इट बरी इमाम सरकार, इसी तरह से पीछे हटे मोहनजोदड़ो, और मुल्तान शरीफ के अंदर जो है किला कासिम कोना, यानी ये सब के सब क्या हैं, ये कौमी विरसा हैं। सकाफत आप लोग मद्देनजर रखें, यहाँ के रस्म और रिवाज, ये सब के सब कौमी विरसा में शामिल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस पेपर के अंदर कौन कौन से दिए गए और इन्हें जो है अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्या है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने शुरू में ही पेपर में बता दिया था कि आप लोगों को जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से आप लोगों ने कोई से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होती हैं। हर क्वेश्चन जो 20 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे बात आती है इसे कि किस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्रिटिकली एवल्यूएट द रोल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि मुआशी तरक्की में इंसानी वसैल के किरदार का तनकीदी जायजा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट कंप्रीहेंशन नोट ऑन पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ रॉबर्ट मैल्थियस, कि रॉबर्ट मैल्थियस के नजरिए आबादी पर जामे नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन साइज डिस्कस, आबादी की गुंजाइश पर असरअंदाज होने वाले अवामिल क्या हैं, उन पे बहस करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द काजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, एक्सप्लेन, पाकिस्तान में आबादी में इजाफे के क्या असबाब हैं, उनकी वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कंपेयर अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में शहरी और देही आबादियों का तकाबली जायजा लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी, डिस्कस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान,
कि पाकिस्तान में आबादी की साख्त के अहम अज्जा पर बहस करें। तो डियर स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन थे जो लॉन्ग क्वेश्चन इस पेपर में आए थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो इन्हें हल करने का तरीका ये है कि हर लॉन्ग क्वेश्चन को कोशिश करें 6 से 7 या 8 पेजेस पे लाजमी लिखें और एक क्वेश्चन के एटलीस्ट आप लोग 7 से 8 हेडिंग्स लाजमी दें। हर हेडिंग एटलीस्ट कोई उसकी जो एक्सप्लेनेशन करें कम से कम 5 से 6 लाइनें लाजमी उसकी एक्सप्लेनेशन में लिखें। अगर इस तरह से आप लोग पेपर रिप्रेजेंट करते हैं तो मेरा ख्याल है आप लोगों के पेपर जो है बहुत ही आउट क्लास होता है और इस तरह से जो है आप लोग नंबर भी जो है A+ ग्रेड में रिसीव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हमारा रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।